नमस्कार स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा वेक्टर पर वो क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। वेक्टर का चैप्टर को आपने पढ़ लिया होगा, यदि आपने नहीं पढ़ा है तो मैं साथ में यहाँ पर आपको कंसेप्ट भी एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना। जो क्वेश्चन आज मैं आपको करा रहा हूँ उनको करने की जरूर कोशिश करें। विश्वास करिए इस तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है। कॉपी और पेन लेके बैठिए और देखिए किस तरह के क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं। पहला क्वेश्चन है जहां पर आपको यह पता होना चाहिए किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होता है, जब दो पॉइंट दे रखे होते हैं तो वेक्टर कैसे निकालते हैं, और आप जब वेक्टर निकल जाता है तो उसका यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है। एक क्वेश्चन में कई कंसेप्ट है, ठीक है। पहले आप इस क्वेश्चन को कब कर सकते हैं जरा समझ लें। मान लेता हूं आपके पास एक पॉइंट है ए, ठीक है, कोई पॉइंट ए है और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1, y1 और z1 दे रखे हैं। आपसे पूछा जाए कि इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बताइए, ठीक है। तो इसका पोजीशन वेक्टर बताने का मतलब है कि इन पर आप i j k लगा लो। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इज गिवन बाई x1i प्लस y1j प्लस z1k। मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। यदि किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, यदि आप उसका पोजीशन वेक्टर निकालना चाहते हो तो जो कोऑर्डिनेट गिवन है इस पर आप आई लगा लें, यहाँ प्लस का साइन लगाएं, यहाँ पर जे लगाएं और यहाँ पर के लगाएं, तो उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकल जाता है। यहां पर क्या कह रहा है, आपको एक वेक्टर निकालना है पी क्यू और फिर उसका यूनिट वेक्टर निकालना है। आपको पी और क्यू के कोऑर्डिनेट गिवन है। देखिए ये P पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट आपको क्या गिवन है 1, 2, 3, और Q पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 4, 5 और 6, ठीक है जी। आपको यहां पर PQ वेक्टर बताना है। PQ मतलब P से Q की तरफ जाना है ना, ये वेक्टर बताना है PQ। तो PQ वेक्टर बताने का मतलब होता है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। आप PQ निकालना चाहते हो तो इसकी पोजीशन में से इसकी पोजीशन माइनस कर दो। इसकी पोजीशन क्या होगी, इसकी पोजीशन होगी 4i प्लस 5j प्लस 6k। मैंने आपको अभी बताया कि जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हों उस पर i j लगा दो तो उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पता लग जाता है। माइनस इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा i प्लस 2j और प्लस 3k, इतना आएगा। आप यहां पर सॉल्व करेंगे तो i में से माइनस हो जाएगा तो 3i आ जाएगा, प्लस इसमें से इसको माइनस करेंगे तो प्लस का 3j आ जाएगा, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 3k आ जाएगा, है ना। तो PQ वेक्टर क्या आया, PQ जो वेक्टर आया वो आप कह सकते हो 3i प्लस 3j प्लस 3k आया, ठीक है। अब आपके पास यहां पर दूसरा कंसेप्ट यह आया कि इस PQ का यूनिट वेक्टर कैसे बताएंगे। आप यूनिट वेक्टर को डायरेक्शन भी कहते हैं, ठीक है। तो डायरेक्शन बताने के लिए क्या करना होगा कि हमें इस PQ वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताना होगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड बताने का मतलब है अंडर रूट, यहां पर जो i j के कोफिशिएंट हैं उनका स्क्वायर करके ऐड करिए। क्या हो जाएगा, ये 3 स्क्वायर, ये 3 स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आप इसको 3 × 3 स्क्वायर कह सकते हो, ठीक है। तो आप इसको 3√3 भी कह सकते हो, इतना आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको इस वेक्टर का क्या निकला, मैग्नीट्यूड निकला। यदि आप इसका यूनिट वेक्टर निकालना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, आप इसका यूनिट वेक्टर निकालना चाहते हो तो आप यूनिट वेक्टर लिखोगे PQ, इस पर इस तरह से कैप, ठीक है। और ये क्या होगा, ये होगा PQ वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ द PQ वेक्टर। आप इसे कह सकते हो क्या 3i प्लस 3j प्लस 3k डिवाइडेड बाई 3√3। ऊपर से 3 कॉमन लेके आप कैंसिल कर सकते हो।
आप चाहो तो इसको लिख सकते हो 1/√3 i प्लस जे प्लस के, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर ये बातें कुछ भी बदल के आ सकती हैं, यहाँ पर कोऑर्डिनेट कुछ भी आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो आप एक वेक्टर पता कर सकते हैं। यदि आपको ए बी वेक्टर निकालना है तो बी की पोजीशन में से ए की पोजीशन माइनस करेंगे। ए बी वेक्टर निकालना है और बी ए वेक्टर निकालना है तो ए की पोजीशन में से बी की पोजीशन माइनस करेंगे, ठीक है। और किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो उस वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। बात समझ आ गई ना, ठीक है। चलिए साहब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर पी क्यू, ठीक है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। इसका मतलब है सेम क्वेश्चन है। अभी हमने जो आपको क्वेश्चंस कराया, यहां पर कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं, 1 2 3 दे रखे हैं, यहां पर 1 0 8 दे रखे हैं। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन पी क्यू, ठीक है। वहां पर भी आपको क्या दे रखा था, यहां पर भी कोऑर्डिनेट सेम था ना, यहां पी ये था और क्यू ये था, सेम क्वेश्चन निकलेगा, आप निकाल सकते हो। क्लियर है ना, इस क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच दिस इज अ यूनिट वेक्टर। ये जो है आपको यूनिट वेक्टर दे रखा है, राइट। अब ये यूनिट वेक्टर दे रखा है और आपसे पूछ रहा है एक्स की वैल्यू बताइए, ए की वैल्यू बताइए। यहां पर कुछ भी हो सकता है, यहां पर एक्स लग रहा है, कोई कांस्टेंट क्वांटिटी लग रही है, ठीक है। हो सकता है यहां पर लग रहा हो एक्स, यहां पर बाहर ही एक्स लगा दिया है, एक्स आई प्लस एक्स ए प्लस एक्स के हो रहा है ये, तो इसका मैग्नीट्यूड जो होगा 1 होगा। जब कोई यूनिट वेक्टर होता है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। इसका मतलब है आपको यहां पर जो वेक्टर दे रखा है ए, ठीक है, वो क्या दे रखा है, वो दे रखा है एक्स आई एक्स जे और एक्स के, ये दे रखा है ना, ठीक है। यदि आप इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हो तो कितना आएगा, अंडर रूट। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का क्या मीनिंग होता है, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का मतलब होता है कि यहां पर जो कोफिशिएंट होते हैं उनका स्क्वायर करके ऐड करो, है ना, इतना आ गया। आप इसे क्या कह सकते हो, आप इसे कह सकते हो 3x², x² रूट से बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा x√3, ठीक है जी। ये क्या निकला, ये जो है इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकला। पर उसने कहा है कि यदि ये यूनिट वेक्टर है तो x की वैल्यू बताइए। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है कि आपको गिवन है यहां पर कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो है वो 1 के बराबर है। इसका मतलब है कि x√3 किसके बराबर है, 1 के बराबर है, तो x कितना आएगा, 1/√3। हमारी बात समझ आ गई आपको, ठीक है, क्लियर है ना। ये इस तरह के क्वेश्चन विश्वास करिए आपके एग्जाम में आएंगे, इसलिए बहुत अच्छी तरह से इनको करने की कोशिश करें। अगला क्वेश्चन क्या है, वो कह रहा है कि ए वेक्टर आपके पास ये है, बी वेक्टर आपके पास ये है, ठीक है। एडजेंट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम है, फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द डायगोनल। अब जरा देखिए, एडजेंट साइड का मतलब है कि आपने एक पैरेललोग्राम बनाया, ए पैरेललोग्राम आप ऐसे ही तो बनाओगे, ठीक है। ये आपके पास ए बी सी और डी, ठीक है। इसमें आपको एक वेक्टर ये दे रखा है, मान लेता हूं ये वेक्टर आपको ए दे रखा है, क्या दे रखा है, ये i + 2j + 3k, ठीक। तो इसका एडजेंट साइड दूसरी कौन सी होगी, ये होगी बी। ये क्या दे रखा है आपको, ये दे रखा है 2i + 4j और -5। ए वेक्टर ये, बी वेक्टर ये, रेस्पेक्टिवली एडजेंट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम्स, फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। डायगोनल्स, 2 डायगोनल्स हैं, दोनों डायगोनल की बात कर रहा है, एक डायगोनल की बात नहीं कर रहा है, जिसमें 2 डायगोनल्स बनेंगे, ठीक है ना। 2 डायगोनल कौन कौन से बनेंगे, 2 डायगोनल में एक डायगोनल तो आपके पास ये बनेगा AC,
ठीक है। इस डायगोनल का आपको यूनिट वेक्टर बताना है। यूनिट वेक्टर बताने का मतलब इनडायरेक्टली होता है कि आपको इसकी डायरेक्शन बतानी है, ठीक है। और दूसरा डायगोनल आपके पास ये बनेगा, ये वाला BC, और एक डायगोनल क्या बनेगा, AC। तो आपको यहां पर क्या बताना है, आपको यहां पर यह बताना है कि AC वेक्टर क्या होगा, और आपको यह बताना है कि BC वेक्टर क्या होगा। BC वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होगा और AC वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होगा, ये दो बातें आपको बतानी है जी, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, AC वेक्टर निकालेंगे। तो AC वेक्टर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये वेक्टर ये दे रखा है, तो ये वेक्टर इसके पैरेलल है, तो ध्यान रखिएगा ये वेक्टर भी आपका A ही होगा। ये कितना होगा, ये होगा आपके पास I + 2J + 3K, राइट। अब आप क्या कर सकते हो, इन ट्राइंगल ABC बाई ट्राइंगल लॉ, ठीक है, इन वेक्टर, तो आप ये कह सकते हो इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये है, तो AC जो वेक्टर आएगा वो आपके पास क्या होगा, AB + BC वेक्टर, ठीक है। देखिए इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन है, ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो आप ये कह सकते हो कि इसका और इसका सम जो है वो AC के बराबर आएगा। तो आप यहां से AC वेक्टर निकाल सकते हो। क्या आएगा जी AC वेक्टर, AC वेक्टर आएगा AB + BC, और AB वेक्टर आपके पास ये है, तो इन दोनों को ऐड कर दो, ये आ जाएगा 2I + 4J - 5K और I + 2J + 3K, ठीक है भाई। आपके पास AC क्या है, AC ये वेक्टर है, BC आपके पास ये वेक्टर है, इन दोनों को ऐड करिए। इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपके पास AC वेक्टर पता लग जाएगा। क्या होगा, इसमें इसको ऐड करेंगे तो 3I आ जाएगा, इसमें इसको ऐड करेंगे तो आपके पास 6J आ जाएगा, और इसमें इसको ऐड करेंगे तो -2K आ जाएगा। AC एक डायगोनल है, ठीक है ना। अब आपको इसका यूनिट वेक्टर बताना है, तो इसका मतलब होगा कि आप इसका मैग्नीट्यूड निकालें, और मैग्नीट्यूड निकालने का मैंने तरीका क्या बताया कि IJ के जो कोफिशिएंट होते हैं, ठीक है, IJ के जो कोफिशिएंट होते हैं उनके कोफिशिएंट का स्क्वायर करके आप क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये 9 आ जाएगा, ये 36 आ जाएगा, और ये 4 आ जाएगा। ये आपके पास कितना आएगा, 49 आएगा। सॉल्व करने पर कितना आएगा, ये 7 आएगा। तो आप ये कह सकते हो कि AC वेक्टर का यूनिट वेक्टर A कैप इज गिवन बाई AC वेक्टर डिवाइडेड बाई AC का मैग्नीट्यूड, एंड सो दिस इज गिवन बाई 3I + 6J - 2K अपॉन कितना आएगा, 7। तो भाई एक वेक्टर जो बना AC, उसका यूनिट वेक्टर क्या बनेगा, ये बनेगा, ठीक है। लेकिन अभी एक डायगोनल और रह गया। कौन सा डायगोनल रह गया हमारे पास, हमारे पास ये डायगोनल रह गया BC। तो जरा BC डायगोनल रूप कैसे निकालेंगे हम, ये तो एक बात हुई, ध्यान रखिएगा। ये हमारे पास एक डायगोनल आया, दूसरा डायगोनल क्या होगा, BC होगा। तो BC जब वेक्टर निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, देखिए इन ट्राइंगल, ये बात आपको निकालनी है। तो आप कहेंगे कि इन ट्राइंगल किसमें, ABD बाई ट्राइंगल लॉ। ट्राइंगल लॉ क्या कहता है कि इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये है, और ये अपोजिट डायरेक्शन में है। इसका मतलब ये होगा कि AB + BD, देखो ये यहां जा रहा है, इस तरह से जा रहा है, ये ऐसे गया, फिर ये ऐसे गया, तो सेम डायरेक्शन है, ठीक है ना, और ये अपोजिट में है। तो इन दोनों का सम जो है इस AD के बराबर होगा, AB + BD बराबर AD, है ना। और निकालना है क्या भैया, निकालना है हमें BD। तो BD क्या हो जाएगा, BD हमारे पास हो जाएगा सर AD - AB, ठीक है, कितना आएगा।
हम क्या कर सकते हैं, बी डी बराबर ए डी। ए डी कितना है हमारा, ए डी, ए डी हमारे पास ए है ना, तो ए डी हमारे पास ए, थोड़ा सा यहीं लिख लेता हूं मैं, ए डी हमारे पास ए डी माइनस बी डी, क्योंकि हमें क्या करना है, बी डी निकालना है, तो ए डी में से ए भी माइनस करना होगा, ठीक है। और ए डी हमारे पास है ये आई प्लस 2j प्लस 3k और माइनस कितना आएगा, 2i प्लस 4j माइनस 5k। ठीक है जी, इतना आ गया, ऊपर ले जाऊं थोड़ा सा, राइट, इतना आ गया। सॉल्व कर लीजिए, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस का i आ जाएगा, माइनस का i आ जाएगा, यहां पर कितना हो जाएगा, माइनस का 2j आ जाएगा, और यहां पर ये प्लस का हो जाएगा, और ये 8k हो जाएगा, है ना। कैलकुलेशन भूल चूक लेनी देनी, देख लेना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो रही, काम तो ऐसे ही होगा, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है पर होगी नहीं। बीटी का मैग्नीट्यूड, बीडी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, बीडी का मैग्नीट्यूड आएगा अंडर रूट ऑफ इनका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64, 68, 69, कितना आएगा 69, ठीक है, इतना हो गया। अब आपके पास BD का यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -i 2j प्लस 8k डिवाइडेड बाई रूट ऑफ द 69। बात समझ आ गई आपको। पैरेललोग्राम में दो बातें एप्लीकेबल हुई थी, ध्यान रखें, यहाँ दो डायगोनल बने थे, एक डायगोनल आपके पास ये था और दूसरा डायगोनल ये था, ठीक है। ये वेक्टर जो है इस वेक्टर के बराबर होगा, तो इन दोनों का सम करेंगे तो AC वेक्टर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर BD वेक्टर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि AD में से AB माइनस करना पड़ेगा, तो BD वेक्टर पता लग जाएगा, ठीक है। बात समझ आ गई। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। डायरेक्शन कोसाइन, ये क्या बीमारी होती है, डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। इस कंसेप्ट का आपको पता है ना, डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं। डायरेक्शन कोसाइन का मतलब होता है, छोटी सी बात समझ लें, देखो डायरेक्शन कोसाइन, ये कहानी में बच्चे कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं। ये ध्यान रखिएगा, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, और ये क्या भाई जेड एक्सिस है, एक्स वाई जेड एक्सिस। अब कोई वेक्टर है, ठीक, आप मान के चलें कि आप जिस रूम में बैठे हुए हो उस रूम में एक कॉर्नर को, ग्राउंड वाले एक कॉर्नर को आप सेंटर मान लें, और उस सेंटर पर एक रॉड लगा दें आप इस तरह से, ठीक है, कोई रॉड लगा दिया आपने, तो वो रॉड जो है, अब जो आपने सेंटर माना है तो उसमें एक दीवार को आप एक्स एक्सिस मान लें, एक को वाई एक्सिस, और एक को क्या मान लें, ऊपर वाली को जेड एक्सिस मान लें, ठीक है भाई। जिस कमरे में आप बैठे हो उस कमरे में एक कॉर्नर को सेंटर मान लें, ठीक है, उनमें से एक को एक्स एक्सिस मान लें, एक को वाई एक्सिस और एक को जेड एक्सिस, क्लियर। अब एक रॉड लेकर उस कॉर्नर पर लगा दें, लगा दी, तो ये जो लाइन है, ठीक है ना, ये जो लाइन है इसे हम वेक्टर भी कहते हैं। ध्यान रखना, लाइन में भी डायरेक्शन कोसाइन आएंगे, स्ट्रेट लाइन में, वेक्टर में भी डायरेक्शन कोसाइन आ रहा है। तो ये जो वेक्टर है आपके पास, ये मान लेता हूं सेंटर को मैं O मान लूं, इस पॉइंट को मैं A मानूं, तो OA जो वेक्टर है ये x के साथ कितना एंगल बना रहा है, मान लेता हूं ये OA है, ये OA वेक्टर है ना, तो OA वेक्टर जो है x के साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। x एक्सिस ये होती है, y एक्सिस ये होती है, और z एक्सिस हमारे पास ये होती है, ठीक है ना। y के साथ कितना एंगल बना रहा है, बीटा, y एक्सिस साथ, और इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, गामा। कोई वेक्टर
एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल और जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रहा है, यदि इनके कॉस ले लिए जाए तो क्या बनेगा? कॉस एल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा आएगा। ठीक है, इनको हम डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं, डीसी ऑफ वेक्टर। क्या बोलते हैं? डीसी ऑफ वेक्टर। जनरली इसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हमेशा हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, एल एम एन। एल क्या होता है? एल होता है कि वेक्टर ने एक्स का कितना एंगल बनाया उसका कॉस ले लिया। एम क्या होता है? एम होता है कि वेक्टर ने वाई एक्स के साथ कितना एंगल बनाया। ठीक है, आपकी बुकों में ये दे रखा है, राइट? ऐसा कोई फिक्स नहीं है। मान लेता हूं यहां पर बीटा हो जाए, यहां पर गामा हो जाए, यहां एल्फा हो जाए, पर ऐसा बुकों में लिखा नहीं हुआ है। वो एक्स के साथ एल्फा एंगल बना रहा है, वाई के साथ बीटा नाम दिया है और गामा जो है जेड के साथ लिया गया है अपनी बुकों में। यदि आप इनको बदलोगे तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा एग्जामिनर को, है ना? तो आप इतना ही रहने दें, इनको एल्फा बीटा गामा। अब इसको एल, इसको एम, इसको एन कहते हैं और इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर जो है वो हमेशा 1 के बराबर होता है। ये डायरेक्शन कोसाइन की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अब उसने क्या कहा है? उसने कहा है कि शो करिए कि यदि ये एंगल तीनों बराबर हैं, इक्वली इंक्लाइंड है। कहने का मतलब है आपको गिवन है, देखिए ये तो कंसेप्ट मैंने बता दिया आपको, ये कंसेप्ट है इसका। अब आपको यहां पर क्या गिवन है भाई? आपको यहां पर गिवन है कि एल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, है ना? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि कॉस एल्फा एल है, एम क्या होगा? कॉस बीटा होगा और एन क्या होगा? कॉस गामा होगा। और आपको यहां पर दे रखा है कि तीनों बराबर हैं, एल्फा बीटा गामा बराबर हैं, तो इसका मतलब है कि एल बराबर एम बराबर कितना होगा? एन होगा। है क्लियर है ना भाई? आपको एल्फा बीटा गामा बराबर हैं तो एल एम और एन क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। और हम ये भी जानते हैं कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कितना होता है? 1 के बराबर होता है। तो तीनों ये बराबर हैं तो हम ये कह सकते हैं कि एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बराबर 1 आएगा, 3 एल स्क्वायर बराबर 1 आएगा, एल स्क्वायर बराबर 1/3 आएगा। तो एल बराबर भैया कितना आएगा? एल बराबर 1/√3 आएगा। हाँ भाई साहब, समझ आ रही बेटे? एल बराबर 1/√3 आएगा तो एम बराबर भी 1/√3 आएगा, क्योंकि एल एम एन क्या है? आपस में इक्वल है। ये बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है ना? यहां पर एक वर्ड और होता है डायरेक्शन रेशियो, है ना? पढ़ा था ना डायरेक्शन रेशियो, उसको थोड़ा बता देता हूं। यदि कोई वेक्टर यहां पर ये लिखा हुआ है ए एक्स आई प्लस बाई जे प्लस जेड के, ठीक है, पूछा जाए कि इस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन बताओ, सॉरी डायरेक्शन रेशियो बताओ, तो इसके डीआर जो होते हैं ना बेटे, वो डीआर क्या होते हैं? एक्स वाई जेड कोएफिशिएंट। तो एक्स वाई जेड इसके क्या होंगे? डायरेक्शन रेशियो होंगे। और आपसे पूछा जाए कि इसके डायरेक्शन कोसाइन बताओ, तो आप यहां से यूनिट वेक्टर निकाल लो। कहने का मतलब है ए कैप निकालो। तो ए कैप क्या हो जाएगा? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस का जेड के डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये तो हो जाएगा। तो एक्स अपॉन अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एल हो जाएगा। मैं यहां पर आपको एक छोटी चीज बता दूं, किसी वेक्टर में आई जे के जो कोफिशिएंट होते हैं उन्हें हम डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं। किसी वेक्टर में आई जे के जो कोफिशिएंट होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं। और किसी यूनिट वेक्टर में आई जे के जो कोफिशिएंट होते हैं उन्हें डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। बात समझ आ गई आपकी? ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो में अंतर, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे? वो कह रहा है कि इफ ए वेक्टर ए मेक्स एन एंगल इतना डिग्री फॉर आई, आई क्या होती है?
आई एक डायरेक्शन होती है जो एक्स एक्सिस होती है ना। जे एक डायरेक्शन होती है जो बाई के पैरेलल होती है, और के डायरेक्शन होती है जो जेड के पैरेलल होती है। वो कह रहा है कि आई के साथ π/3 एंगल बनाता है, जे के साथ π/4 एंगल बनाता है, ठीक है, और के के साथ थीटा एंगल बनाता है। तो थीटा की वैल्यू आपको बतानी है, और साथ में आपको यही बताना है कि ए वेक्टर क्या होगा, है ना। देखिए बात अभी हमने करी थी, ये क्या है हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। कोई वेक्टर है ये, ठीक है, ओ ए, जिसको हमने ए वेक्टर नाम दिया गया, ये ए वेक्टर है। अब इस ए वेक्टर का ये जो एंगल है ना, ये दे रखा है आपको π/3। अब आप ये मत समझना ये ऑब्टूस है, भाई साहब ऐसा नहीं है। ये कोना है ना, कोने से अब ये रॉड लगाओगे और इसको मैं एक्स एक्सिस मान लूं नीचे वाली दीवार को, तो ये जो एंगल बनना है ना, दैट इज द π/3। क्लियर। और बाई के साथ जो एंगल बनना है ना, उस दीवार के साथ जो एंगल बनना है, दिस इज द π/4। ये एंगल कितना है, π/4, और ये एंगल कितना है, थीटा है। तो आप ये कह सकते हो कि यहां पर एल क्या आएगा, एल क्या आएगा, एल आएगा cos π/3। हमने भी बताया आपको cos 60 कितना होता है, 1/2, है ना। m कितना आएगा, cos π/4 कितना होता है भाई, 1/√2, और k कितना आएगा, यह आएगा cos थीटा। हम ये जानते हैं कि l² प्लस m² प्लस n² बराबर 1 होता है। इसका स्क्वायर करूंगा तो 1/4 आ जाएगा, इसका स्क्वायर करूंगा तो 1/2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा cos² थीटा बराबर 1। और ध्यान रखना ये एक्यूट दे रखा है यहां पर, ये इसने क्या क्या है, एक्यूट एंगल है। तो cos² थीटा क्या आ जाएगा, cos² थीटा आ जाएगा सर 1 माइनस, ये कितना हो जाएगा, 1/4 माइनस 1/2। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, cos² थीटा 1/4 बचेगा ना, 4 माइनस 1 माइनस 2 अपॉन 4, ठीक है, कितना हो जाएगा 1/4। तो cos थीटा कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो थीटा कितना आ जाएगा, π/3। इसका मतलब है कि आपका जो k है ना, वो k कितना आ जाएगा, k जो है 1/2 आ जाएगा। ये k ही तो आया भाई, cos थीटा बराबर क्या था, k, तो k बराबर कितना आया, 1/2। अब कह रहा है कि वेक्टर निकालिए, ठीक है, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर क्या हो जाएंगे भाई, आप वेक्टर ए के कंपोनेंट लिखना चाहते हो तो ए वेक्टर यहां जो लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा, तो लिखा जाएगा li प्लस का mj प्लस का क्या हो जाएगा, nk। तो ये कंपोनेंट है lm और lmn, ठीक है ना। तो lmn कितना निकल के आया, lm और n, सॉरी ये n है, हम भी राइट एफ, n के नहीं n, क्या लिखते हैं इसको, n, ठीक है ना। तो ये जो चीज क्या लिखी जाएगी, n बराबर कितना आएगा, 1/2 आएगा। हमारी बात आपको समझ में आ गई कि यहाँ पर कंपोनेंट क्या होंगे, कंपोनेंट होंगे l, m और n। तो l कितना हमारे पास 1/2, n हमारे पास कितना 1/√2, और n हमारे पास कितना रहेगा 1/2 रहेगा। तो ये कंपोनेंट निकल के जाएगा। समझ रहे हो ना, डायरेक्शन कोसाइन। एक बात बता दें, जब डायरेक्शन कोसाइन पता होता है ना, तो ये यहाँ पर जो निकलता है ना, ये एक्चुअली क्या निकल के आता है, एक यूनिट वेक्टर निकल के आता है। ये वेक्टर नहीं निकल के आता, क्या निकल के आता है, यूनिट वेक्टर। यदि आपको डायरेक्शन कोसाइन दे रखे हों और आप उन पर आईजे के लगा दें तो एक वेक्टर क्रिएट होगा, दैट इज द यूनिट वेक्टर। एक्चुअली क्या होगा, वो यूनिट वेक्टर होगा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कितना निकलेगा, 1 के बराबर निकलेगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, फाइंड द आर। अब आप यहां पर भी एक यूनिट वेक्टर निकाल सकते हो, और उस यूनिट वेक्टर को आप 3√2 से मल्टीप्लाई करके एक वेक्टर पता कर सकते हो। आपको यहां पर क्या पता करोगे, यहां पर l पता कर लोगे, यहां से आप m पता कर लोगे, इसके साथ पता करने पर n पता हो जाएगा। जब आपको lmn पता लग जाएगा, जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन निकाला है अभी, आपको lmn पता लग जाएगा तो आप एक वेक्टर पता करेंगे जो यूनिट वेक्टर होगा,
ठीक है, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा एल आई प्लस का एम जे प्लस एन के। कर लोगे ना, करिए पिछले की तरह। जब आपको ये यूनिट वेक्टर पता लग गया तो कोई वेक्टर पता करना चाहते हो आप, तो वो क्या कर रखा है, उसका मैग्नीट्यूड इतना है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3√2 ए कैप एंड दिस योर आंसर। आपका ए कैप ये है, √3 से क्या कर दो, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो रिक्वायर्ड वेक्टर निकल के आ जाएगा। जब हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, जब हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन होते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, हम एक यूनिट वेक्टर पता कर सकते हैं। अब हमें यूनिट वेक्टर पता लग गया और उस यूनिट वेक्टर में हम मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई और कर दें तो क्या पता लग जाएगा, एक वेक्टर पता लग जाएगा जिसका मैग्नीट्यूड इतना हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए इस क्वेश्चन में आपको एक वेक्टर आर जो है वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस बराबर एंगल बना रहा है, इक्वली इंक्लाइंड है, ठीक है ना, और उसका मैग्नीट्यूड आपको 2√3 दे रखा है, तो आपको आर वेक्टर बताना है। जब कोई वेक्टर तीनों एक्सिस के साथ बराबर एंगल बनाता है तो उसके डायरेक्शन कोसाइन हमने निकाले हैं क्वेश्चन में। इससे पहले वाले में क्या निकल के आए थे, एल निकल के आया था 1/√3, ये भी इतना निकला था और ये भी इतना निकला था। ठीक है, तो हम यहां से आर कैप निकालें तो क्या हो जाएगा, 1/√3i 1/√3j और क्या हो जाएगा 1/√3k। यदि हम आर वेक्टर निकालना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, आर मैग्नीट्यूड डिवाइड बाई आर कैप, और आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है, ये दे रखा है आपको पास, कितना दे रखा है 2√3, और यहां पर कितना है ये 1/√3i प्लस 1/√3j प्लस 1/√3k। √3 से कैंसिल कर सकते हो, ठीक है, तो 2i प्लस 2j प्लस 2k इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट आप मेरी बात समझ गए होंगे कि मैंने आपको किस लेवल के क्वेश्चन कराए हैं, डायरेक्शन रेशियो पर क्या मतलब है, डायरेक्शन कोसाइन का क्या मतलब है, इस पर क्वेश्चन कैसे बनेंगे। ध्यान रखिए, इस पर कोई क्वेश्चन आएगा तो इससे हट के नहीं आएगा, इसी तरह क्वेश्चन आएंगे। आप इस तरह की वीडियो देखना चाहते हो तो जरूर मेरे साथ बने रहें। निश्चित है अगले वीडियो में मैं आपके साथ और बहुत अच्छे क्वेश्चन लूंगा। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। लेकिन हाँ, ये वीडियो अपने फ्रेंड को जरूर शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।